Biology is the science of life. It has three major regions on the basis of three major groups of living: botany, zoology, and microbiology. ये हिंदू क्या जाने के शहीदी हमारे लिए इनाम है, हमें मौत से डर नहीं लगता। इस स्कूल पे भी कई मर्तबा भारतीय फोर्सेस की जानिब से अटैक किया गया है। ये क्लासरूम है जहाँ पे फायर किया गया था। हमारे अज़म जो है तवाना है और हम जो है ना मुसलसल तगोदो में हैं। क्या बनना चाहती हैं? आर्मी अफसर। इंडिया ने फायर किया और जो है ना मुझे गोली लगी है। सुबह का वक्त था, ये वुज़ू कर रही थी। वुज़ू के दौरान बस भारतीय फ़ौज ने जो है ना इसको टारगेट बनाया। इंडिया की फौज बहुत गंदी है, बच्चों पर भी फायरिंग कर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह की भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। एक खिलाफ वर्जियाँ तो वो हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरह से शहरियों को भारतीय फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया जाता है। 2018 के दौरान 3038 सीज़ फायर वायलेशंस भारत की तरफ से की गई हैं, जिनमें तकरीबन 377 निहत्ते शहरी निशाना बने हैं और जिनमें से 58 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया और 319 शहरी ऐसे हैं जो शदीद ज़ख्मी हुए भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और गोलाबारी से। और तवातर से ये सिलसिला पिछले कुछ सालों से जारी है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया जाता है। आज हम मौजूद हैं रावलाकोट के बटल सेक्टर में, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है हालिया जो भारतीय फोर्सेस की जानिब से शेलिंग और सीज़ फायर वायलेशन यहाँ पे की जा रही है। इसकी वजह से तकरीबन 38 शहादतें पिछले 2 साल में सिर्फ इस बटल और इसके गिरदोनवा के जो सेक्टर्स हैं इन एरियाज़ में हुई हैं और 117 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं भारतीय जारियत की वजह से। आज हम जिस बटल सेक्टर में मौजूद हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बैकग्राउंड दिखा दूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल की अलाइनमेंट भी दिखा देता हूँ। सामने आप देखें तो ये नीचे जो वैली है यहाँ से दरियाए पूंछ गुजरता है और दरियाए पूंछ जो है ये पीर पंजाल का जो सिलसिला है यहाँ से ये दरियाए पूंछ निकलता है और बिल्कुल इसके साथ साथ ऊपर दरियाए पूंछ के बिल्कुल सामने जो आप आबादी देख रहे हैं दरिया के उस पार, ये जो आबादी है इसे धर्मसाल गांव कहा जाता है। बिल्कुल ये दरिया के साथ साथ जो नीचे आबादी है इसे धर्मसाल गांव कहा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 104 घर हैं इस धर्मसाल गांव में, जिनमें से रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग भारतीय फोर्सेस की शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से नकल मकानी कर गए थे, लेकिन अब कुछ लोग यहाँ पे वापस आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। यही वो एरिया है जहाँ पे पिछले साल एक स्कूल वैन को भी सामने टारगेट किया गया था रोड पे। और सामने अगर मैं आपको रोड दिखाऊँ, बिल्कुल सामने दरिया के साथ एक आपको सफ़ेद कलर की गाड़ी भी गुजरती हुई दिखाई दे रही होगी सड़क पर ही। यही वो एरिया है जहाँ पे स्कूल वैन को हिट किया गया था भारतीय फोर्सेस की जानिब से। बिल्कुल ये जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती देख रहे हैं, इसके साथ ही ऊपर पाकिस्तान आर्मी की यहाँ पे पोस्टें हैं और ये हमारी फ्रंट पोस्ट है। इसके साथ थोड़ा सा उल्टे हाथ पे अगर आप ऊपर जाएं तो आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे ये इंडिया की फ्रंट पोस्ट है ये। और इसी पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ अगर हम ऊपर चलना उल्टे हाथ पे शुरू हो जाए तो बिल्कुल मिड पे जाके इंडिया की एक और पोस्ट है और इसी के साथ मज़ीद टॉप पे जाएं तो जंगल पोस्ट इंडिया की है, इंडियन आर्मी की। इन पोस्टों से नीचे जो धर्मसाल गांव है इसको टारगेट किया जाता है। तो आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद जो शहरी हैं वो किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ मुतासरीन से मिलवाएंगे जो कि ज़ख्मी हुए इंडियन फायरिंग की वजह से, कि वो किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं। और साथ ही साथ मज़ीद हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है डिवाइड होती है। बिल्कुल हर जगह पे साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की यहाँ पे पोस्टें हैं। जब इंडिया की तरफ से फायर आता है तो फ़ौरन से यहाँ से भी रिटेलिएट किया जाता है, उसकी जवाबी कर रहा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ और ये जो मेन यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल है, इस स्कूल पे भी कई मरतबा भारतीय फोर्सेस की जानिब से मॉर्टर गोले फायर किए गए हैं।
लेकिन यहाँ के बच्चे बड़े बहादुर हैं कि सामने से फायर आता है लेकिन उसके बावजूद क्लासेस यहाँ पे सस्पेंड नहीं होती, क्लासेस चलती रहती है। इस तरफ क्लासेस चल रही है, बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तकरीबन 200 से ज़ायद की स्ट्रेंथ है स्कूल की, जहाँ पे जिस तरह हमने पहले बताया कि जितना भी यहाँ पे भारत की तरफ से फायर किया गया है, मोटर गोले फायर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे तदरीसी अमल जो है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। ये जो क्लासरूम हमने आपको दिखाया था बाहर से, तो इसके अंदर के मनाज़िर हैं कि किस तरह से इसको हिट किया गया था। तो ये तदरीसी अमल यहाँ पे चल रहा है। थोड़ा नीचे चलते हैं, हम आपको नीचे चल के भी दिखाते हैं कि साइंस लैब थी उसे हिट किया गया, स्टाफ रूम है उसे हिट किया गया, और बिल्कुल सामने ऊपर ही पोस्टें, मैं आपको इंडियन आर्मी की पोस्टें भी दिखाऊंगा यहाँ से कितनी बिल्कुल सामने है स्कूल से। ये स्टाफ रूम है इस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बटल का, और इसकी छत है स्टाफ रूम की। ये नीचे आप बिल्कुल देखें तो ये यहाँ पे एक मोटर गोला फायर किया गया था, यहाँ ये सुराख हो गया था और बिल्कुल नीचे स्टाफ रूम के अंदर फायर किया था। बड़ी हिम्मत है इन बच्चों की कि इन हालात के बावजूद इन्होंने अपना जो तालीम का एक हासिल करने का सिलसिला है वो नहीं छोड़ा, पीछे नहीं हटे। ये सामने आप देख लें, बिल्कुल ये दीवार को हिट किया, भारतीय फोर्सेस की तरफ से फायर किए गए मोटर गोले ने, दीवार टूट गई। अंदर साइंस लैब है। ये सामने जो आप देख रहे हैं एस लिखा हुआ आपको पहाड़ी पे नज़र आ रहा है सामने, ये हमारी पाक आर्मी की पोस्ट है। फिर थोड़ा सा पीछे अगर आप जाएं यहाँ से, इन पोस्टों के पीछे आप देखें तो ये इंडियन आर्मी की 2 पोस्टें ऊपर बनी हुई हैं। यहाँ से फायर आता है बिल्कुल पीछे ऊपर पहाड़ी की चोटी पे, ये 2 पोस्टें हैं। यहाँ से सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया जाता है इस सारे इलाके में, बटल के इलाके में। फायरिंग के दौरान, शेलिंग के दौरान यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है, कितनी मुश्किल होती है और किस तरह से ये लोग डिटरमेंट हैं, डटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में आप हैं? 10th क्लास में। क्लास में। अच्छा बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है? ज़रा यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा हमने देखा है, शेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, फायरिंग बहुत ज़्यादा, ये मोटर गोले बहुत फायर किए गए हैं, क्या माहौल होता है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बहुत फायरिंग होती है, बहुत नुकसान होता है हमारे स्कूल में, बहुत ज़्यादा हमारी पढ़ाई भी बहुत लॉस होती है, लेकिन हम फिर भी डटे हुए हैं, हमारी हिम्मत बरकरार है, हम डरते नहीं हैं। अच्छा, यानी कि पिछले अरसे में तो ज़्यादा फायर हुए थे, जब होती है गोलाबारी, जिस टाइम पे फायरिंग होती है तो क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई जारी रखते हैं, पढ़ाई नहीं रोकते, पढ़ते हैं और इग्नोर करते हैं, छुट्टियाँ नहीं करते हैं हम आते। आप बेटा कुछ कहना चाहते हैं? हम अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं क्योंकि हमें तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है ये। इंडिया कुछ भी करता रहे, जितने भी वहाँ से फायरिंग करे, मोटर गोले फायर करे, आप लोग डरने वाले नहीं हैं। इसी तरह से नुकसान ना हो, हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं, बस हमारा नुकसान है। घर वाले क्या कहते हैं? स्कूल भेजते हुए परेशान होते होंगे यकीनन के ज़ाहिरा भेज रहे हैं, इस स्कूल पे काफ़ी मरतबा अटैक भी हो चुका है। उनको हमारी फिक्र ही लगी रहती है, जब फायरिंग होती है हम लोग यहाँ स्कूल में होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, आधे लोग तो यहाँ आ भी जाते हैं। तो ये जब क्लासरूम्स को हिट किया गया था, आप मौजूद थे यहाँ पे? आप लोग देखा था आपने? हाँ, उस दिन स्कूल लगा हुआ था। क्या कहेंगी, जैसे भी हालात हों, जितना फायर करे इंडिया ऐसे ही पड़ेंगे? हाँ, ये हिंदू क्या जाने कि शहीदी हमारे लिए इनाम है, हमें मौत से डर नहीं लगता। ज़बरदस्त। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ठीक है जी, ये आपने सुनी गुफ्तगू, इन बच्चियों का अज़्म, इनकी हिम्मत, इनका हौसला कितना जवां और कितना मजबूत है कि कह रही है कि बेशक इंडिया की तरफ से फायर आता रहे, वो जो मर्ज़ी करे, हम अपना तालीम का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। कुछ देर के लिए डिस्टर्बेंस होती है इनके लिए जब यहाँ पे इंडियन फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जाता है, हिट किया जाता है स्कूल को, लेकिन ये लोग अब कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, डरेंगे नहीं, इसी तरह से अपना जो सिलसिला है तालीम का उसे जारी रखेंगे। बटलिया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में ये मैट्रिक की क्लास है, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है बच्चियों को। हम टीचर से बात करते हैं कि ये किस तरह से हैंडल करते हैं सिचुएशन को जब यहाँ पे फायरिंग हो या फिर शेल यहाँ पे फायर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या माहौल होता है? जिस तरह हमने बच्चियों से भी पूछा, टीचर्स के लिए ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि साथ साथ बच्चों की भी लुक आफ्टर करना, अपने आप को भी ज़रा अपने
हिफाजत भी करना साथ साथ, तो कैसे मैनेज करते हैं सिचुएशन को? हम तो बड़े मुश्किल से हैंडल करते हैं। हम सोच लें कि एक सिपाही हैं तो ये हमारे पास तो कोई असला या कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये इल्म के ये जो हथियार हैं हमारे पास, और इससे हम जो है ना काम लेते हैं, और इसी जज्बे के साथ हम इनको भी सिखाते हैं कि ये रोज़ाना स्कूल आएँ, फायरिंग से ना घबराएं। अमूमन क्या होता है, सिलेबस कवर कर लेते हैं इन सारे चैलेंजेस के बावजूद? माशाल्लाह अभी भी हमारा सिलेबस कवर है और हमने पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। जिस तरह बच्चियों से हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा वो डिटर्मिन्ड नज़र आ रही हैं, बहुत पुरअज़्म हैं। वो कह रही है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम इसी तरह से पढ़ेंगे, आएंगे स्कूल रोज़ाना। टीचर्स का क्या मोराल कैसा है? इतने अरसे से फायरिंग इस इलाके में हो रही है और इतने लोग आपने इधर देखे हैं, आबाद हैं, उसी तरह की सरगर्मियाँ हैं, तो हम लोग यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे अज़म जो हैं तवाना है और हम जो है ना मुसलसल तगोदो में हैं। इस तरह मैंने पूछा था कि जब फायरिंग हो जाए तो बच्चियों को किस तरह से आप लुक आफ्टर करते हैं, ज़रा उनको सेफ़ जगह पे लेके जाना किसी तरह से? हाँ, जब शेलिंग शुरू हो जाती है तो हम एक ऐसी जगह पे बैठते हैं जहाँ पे खिड़कियाँ और रोशनदान सामने न हो, और इन जगहों पे हम बैठते हैं जहाँ पे ये डबल छत हो, उसके नीचे हम बच्चों को नीचे बिठा देते हैं, और जब बिल्कुल करीब आके गोले पड़ना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग लेट जाते हैं, ज़मीन के ऊपर लेट जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता होगा, ज़ाहिर है होता है, थोड़े लम्हात जो है ना मुश्किल से होते हैं, लेकिन गुजर जाता है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है और हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। कुछ देर के लिए एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हो जाती है, लेकिन इन लोगों के अज़्म हिम्मत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं कि ये जितनी भी भारत जारियत कर ले, ये उसके सामने पूरी तरह से पूरे अज़्म हिम्मत और हौसले के साथ डटे हुए हैं। बटल सेक्टर का ये जो गांव है, नावनी सईदा इसका नाम है, लेकिन ओवरऑल ये बटल का ये इलाका है सारा। ये जो घर है जिस मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है भारतीय फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग की वजह से। बिल्कुल साथ ही ऊपर भारतीय फोर्सेस की पोस्टें, और ये घर आप देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। मुतअद्दिद जहाँ पे मोटर गोले फायर किए गए हैं। छत आप देखें, छत पे सुराख हैं। दीवारें आप देखें, दीवारें इसकी डैमेज्ड हैं। कोई जगह है नहीं इस घर में कि जहाँ ना स्प्लिंटर्स लगे हों मोटर गोलों के। तो यहाँ हम कुछ विक्टिम्स के साथ बात करेंगे, सर्वाइवर्स के साथ बात करेंगे कि किस सिचुएशन से वो गुज़रे। इस घर के सरबराह हैं मारूफ शाह साहब, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये गुज़र बसर करते हैं अपनी रोज़मर्रा इनकी ज़िंदगी में, किस तरह की मुश्किलात होती हैं। चूँकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद करीब तरीन जो इस गांव में घर है वो इनका है, लेकिन यहाँ पे ये अभी भी आबाद हैं, ये इलाका छोड़ के गए नहीं हैं, ये यहीं पे डटे हुए हैं, यहीं पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम। बताइएगा किस तरह का यहाँ पे होती है मुश्किलात आपको दरपेश? ज़ाहिर तवातर से इस गांव को हिट किया गया है भारत की तरफ से, भारतीय फ़ौज की तरफ से। ज़्यादा मोटर गोले इस गांव में बताया गया कि फायर किए गए। बहुत मुश्किलात होती हैं हमें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस दुश्वारगुज़ार इलाके में आए और हमारी हौसला अफजाई की। दूसरा पाक आर्मी के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमारी हर कदम कदम पे हमारी हौसला अफजाई की मुश्किल तरीन हालात में। और हम यहाँ बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। हमें जब फायरिंग होती है तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम घर का काम काज नहीं कर सकते, कारोबार मुतासर हो जाता है, लोग जो मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं वो मुतासर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे इन लोगों का हौसले बहुत बुलंद हैं और ये 1 इंच भी जगह छोड़ के जाने वाले नहीं। इंडियन आर्मी जो मर्ज़ी कर ले, जिस तरह का भी जुल्म और सितम, जो भी बर्बरियत कर ले, हम ये इलाका छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और जो मुश्किलात हैं हम वो सह इंशाअल्लाह ताला। ये नुकसानात आपके किस तरह के यहाँ पे हुए हैं? कितनी यानी कि फ़र्क के बाद यहाँ मोटर गोले फायर किए जाते हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पे शेलिंग होती है? जब शेलिंग होती है ना तो फिर वो तो अंदाज़ा नहीं कर सकता आदमी, हर सेकंड के बाद एक गोला गिरता है।
तो हमें तो पानी पीने का भी होश नहीं होता है कि पानी भी पी लें, कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको उठा के अस्पताल में ले जाएं। जब थोड़ी फायरिंग रुक जाती है तो फिर हम चले जाते हैं। तो यहाँ तो हमारी भैंसें भी काफ़ी ज़ाया हो गई। मेरी ज़ाती गाड़ी जो थी वो डैमेज हो गई थी। हमारे मकान डैमेज हुए हैं। ये आपके सामने सबको जो नज़र आ रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा है, निशानात देख रहे हैं। हाँ जी, ये भी शेलिंग की वजह से मेरी वाइफ ज़ख्मी हो गई थी, उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया था ये जब ये इधर शेल लगा था। तो हमें तो बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ इंशाल्लाह रह रहे हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे अमूमन ये होता है कि जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो गांव होते हैं, डिफेंस कमेटीज़ जो शहरियों ने बनाई होती हैं, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं कमेटीज़। किस तरह से फंक्शन करती हैं डिफेंस कमेटीज़? बस जब फायरिंग होती है तो फिर तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। जब फायरिंग जो ज़ख्मी होता है, जब कोई शहीद हो जाता है, तो फिर उसको अमन कमेटी वाले या जो मुतलका लोग होते हैं वो उनको लेके अस्पताल में या जहीं भी जाना होता है वो चले जाते हैं फिर। हाँ जी। और इसके अलावा लोगों की देखभाल वगैरह करना, सामान की, आपका रोज़गार भी ज़ाहिर है काफ़ी मुतासिर होते हैं। फसलें लोग काश्त नहीं कर सकते जब ये सिलसिला बढ़ता है। ये तो मतलब कोई नई बात तो नहीं है ना। ये तो फसलें तो हमारी जो तबाह हो जाती हैं, जो खड़ी फसलें तो वो तबाह हो जाती हैं, नई तो काश्त करना दूर की बात है ना। तो वो इतना ख़तरा होता है, हमारे माल मवेशी ज़ाया होते हैं। फिर ये जो अमन कमेटी वाले की बात आपने किया, वो लोग हमारे रात दिन हिफाजत करते रहते हैं। ये भी आप नीचे देख सकते हैं, इस पर मुतअद्दिद मोटर गोले फायर किए गए हैं। इनकी अहलिया हैं वो ज़ख्मी हुई हैं भारतीय फोर्सेस की फायरिंग की वजह से, शेलिंग की वजह से। घर इनका आप देखें जगह जगह पे स्प्लिंटर्स लगे हैं, जो मुख्तलिफ मोटर गोले फायर किए गए हैं। मुतअद्दिद मोटर गोले सैकड़ों के हिसाब से सिर्फ इस गाँव पे फायर किए गए हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये बड़े मजबूत हौसले के मालिक हैं और ये अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं यहाँ पे अपने इलाके के दिफा के लिए। और ये इनका कहना है कि हम यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बटल की एक ये बच्ची है यासिरा, जिसे पिछले साल भारतीय फोर्सेस ने निशाना बनाया, हिट किया जब ये बच्ची खेल रही थी अपने घर के बाहर। नतीजतन शेल लगने से इस बच्ची की एक टांग जो है वो ज़ाया हो गई, काटनी पड़ी। बच्ची से जानते हैं क्या वाक़या हुआ था, किस तरह से हुआ था। अस्सलाम वालेकुम यासिरा। वालेकुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 5th क्लास में। अच्छा, कैसे हुआ ये वाक़या, क्या हो रहा था, आप घर में थी, क्या हुआ? इंडिया की गोलाबारी है बहुत ज़्यादा, तो मेरी टांग काटी गई है। क्या कर रही थी आप जब गोलाबारी हुई? मैं बाहर खेल रही थी। हमें पाक आर्मी ने उठाया तो हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मेरा इलाज हुआ है, टांग लगी है। मैं पाक आर्मी की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं कर्नल की भी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। क्या बनना है बड़े होके, पढ़ लिख के? मैं डॉक्टर बनूँगी। डॉक्टर बनोगी और लोगों की खिदमत करोगी जो अगर किसी तरह से मुतासिर हों? जी। अब बताइएगा रियासत अली साहब, बच्ची की ये टांग जो है मुतासिर हुई, ज़ाहिर है बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन हालात जो हैं उनको किस तरह से आप उनका मुकाबला करते हैं? मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ और अपने पाक आर्मी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बच्ची का इलाज करवाया। अचानक गोलाबारी जो भी होती है अचानक ही होती है जी है इंडिया की गोलाबारी, तो बस परेशानी होती है जी हाँ। भारतीय फौज की बेरहमाना फायरिंग और गोलाबारी से कोई भी महफूज नहीं है। जिस तरह से हमने पहले बताया कि मासूम बच्चे हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाता, उन पे भी अटैक किया जाता है, बच्चों पे भी फायरिंग की जाती है, बच्चों पे भी गोलाबारी की जाती है। यानी बेरहमाना किस्म का एक भारत का रवैया है जो बच्चों को भी टारगेट करता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को निशाना बनाया जाता है। ये बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं इस बटल गांव की, ये चारों कज़न्स हैं और इनको भी हिट किया गया कुछ ही अर्सा पहले भारतीय फ़ौज की तरफ से। इनके घर पे गोलाबारी हुई, शदीद ज़ख्मी हुई ये चारों बच्चियां। लेकिन जो मेरे दाएं जानब ये बच्ची बैठी हैं, कोनैन इनका नाम है और ये 10वीं जमात की तालिबा हैं। ये बड़ी बहादुर बच्ची हैं। इन पे जब मोटर गोला फायर हुआ, इनके सर में चोट आई, लेकिन उसके बावजूद अगले ही रोज़ ये बच्ची एग्ज़ाम देने के लिए सर पे पट्टी बंधे स्कूल पहुंच गई थी। तो ये इन लोगों की हिम्मत, इनका हौसला और इनकी बहादुरी है और एक कमिटमेंट भी है, लगन भी है तालीम के साथ कि हालात जैसे भी हों, हालात का मुकाबला करना है और अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें हर सूरत में अचीव करना है।
तो ये एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल भी है। ये बच्ची से ज़रा बात करते हैं हम कौन से कौन सा ऐसा जज्बा था कि जिसने आपको यानी फोर्स किया, पुश किया कि मैंने अपना पेपर देना है, जाके एग्ज़ाम देना है, चाहे जितनी भी मैं ज़ख्मी हूँ। मैं पढ़ रही थी तो अचानक शेलिंग शुरू होगी, तो हम सब घर के अंदर ही भागे, मैं भी भागी, लेकिन दरवाजे के साथ ही हम बैठे सारे महफूज जगह पे। तो अचानक से हमारे घर के पास 2-3 गोले आके पड़े, तो उससे हम इंजर्ड हो गए। तो फिर हमें हॉस्पिटल लेके गए 1.5 घंटे के बाद। तब तक खून हमारा बहता रहा, और जब हॉस्पिटल में ही थे तो सब ने कहा कि तुम नहीं जा सकती घर। तो मैं रोने लगी कि मुझे तो जाना है, कि मैंने एग्ज़ाम देना ही देना है। डॉक्टर्स ने रोका कि नहीं जाना, आपकी हालत ठीक नहीं है? जी हाँ। पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई थी सर पे। ऐसे कौन सा मेरी वो जज्बा था कि जिसने आपको इन्हीं डॉक्टर्स के रोकने के बावजूद आप रुकी नहीं हैं कि मैंने जाना है और मैंने अपना एग्ज़ाम देना है जाके? डॉक्टर्स ने बहुत रोका, लेकिन मैंने कहा नहीं, रुकना नहीं है, मैंने पढ़ना है, और पढ़ के मैंने कुछ बड़ा बन के उनसे बदला लेना है, उन्हें जवाब देना है ठीक से। क्या बनना चाहती हैं? आर्मी ऑफिसर। जी बेटा, बताना क्या वाक़या हुआ था जब ये शेलिंग हुई, किस तरह से कितनी ज़ख्मी हुई आप? हम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई, हमारे पास बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। बेटा आप बताएं, क्या आप, मुझे पता लगा बहुत ज़ख्मी हो गई थी इस वाक़े में जब इंडिया ने फायरिंग की। इंडिया की फौज बहुत गंदी है, बच्चों पर भी फायरिंग करती है। धर्मसाल गांव में मैं मौजूद हूं, जिसका हमने अपने इंट्रो में बताया था कि बिल्कुल ही इंडियन आर्मी की जो पोस्टें हैं उनके बिल्कुल नीचे ये गांव वाक़ है। और कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, विक्टिम्स हैं, ये निशाना बने हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर भारतीय फ़ौज की गोलाबारी का। क्या कर रही थी आप जब आप पे फायरिंग आई या फिर गोलाबारी हुई, और कितनी ज़ख्मी हुई आप? जी मैं घर के अंदर थी, और जब अचानक गोलाबारी हुई मैं बाग के अंदर गई, और हमारे साथ ही एक गोला के पड़ा जिससे मुझे उसका शल लगा, जिससे मैं ज़ख्मी हुई हूँ। तो स्कूल आप जाती हो, फिर भी कोई डर वगैरह नहीं है? जी स्कूल तो हम जाते हैं, हम स्कूल तो छोड़ तो नहीं सकते ना, हम डरते नहीं हैं। वो कैसे जो हमारे बच्चों पे फायरिंग करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लगी है। जी बेटा आप बताइएगा, आप क्या कर रहे थे, किस तरह से फायरिंग आई? मैं खेल रहा था, मेरे साथ एक भाई भी था, वो खेल रहे थे, तो हम किचन के साथ ही खेल रहे थे कि अचानक से फायरिंग शुरू हुई। तो हम किचन के अंदर गए, तो आके किचन के ऊपर गोला लगा, जिसकी वजह से हमें ज़ख्मी। कितने ज़ख्मी हुए थे, फिर किस तरह से आपको लेके गए अस्पताल में डॉक्टर के पास? मुझे आंख में लगी, और मुझे थोड़ी फायरिंग जब बंद हो गई तो हम हॉस्पिटल लेके आए, हमें हॉस्पिटल लाया गया। तो फिर हम ज़ख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल लाया गया, तो मुझे आंख में लगी। अच्छा, जिस तरह मैंने बच्ची से पूछा कि कोई पैगाम इंडियन फ़ौज को आप देंगे कि धर्मसाल के लोग कितने बहादुर हैं, यहाँ के बच्चे कितने बहादुर हैं? जी हम इंडियन फ़ौज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे कोई नहीं डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो बुज़दिल कौम है जो बच्चों पर फायर करती है। ठीक है, आप बताइएगा बेटा, आप कैसे ज़ख्मी हुए, कहाँ आपको शेल लगे? मैं अंदर था, उधर मैं बुक पढ़ रहा था, तो इंडियन आर्मी ने फायरिंग किया, तो मुझे इधर गोली लगी थी। तो कहाँ लगी? इधर गर्दन में लगी है, तो इसलिए हम इधर डॉक्टर के पास है ना, डॉक्टर पास ने अभी रालाकोट रेफर किया था, तो मेरा इलाज हुआ था। पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो? यस। स्कूल जाते हुए डर शर तो नहीं लगता कोई? नहीं। क्या आप भी कोई पैगाम देंगे इंडियन फ़ौज को? इंडियन आर्मी हमें जब बहुत बुज़दिल बनाती है, हम बुज़दिल नहीं है, हम बहादुर हैं। क्या रूटीन होती है जब शेलिंग स्टार्ट हो जाए, तो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं? जी मैं अपने दोस्त के घर गया था, मुझे थोड़ा सा काम था, अंदर जा रहा था, तो इंडिया फायरिंग की वजह से मुझे थोड़ा ज़ख्मी गया, गोला टुकड़ा लग गया सर पे। तो बस फिर डॉक्टर के पास आया, तो जरूला कोड दाल किया गया, तो बस। अमूमन ज़ाहिर इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये जो धर्मसाल का इलाका बिल्कुल भारतीय जो पोस्टें हैं उनके बिल्कुल जद में है, बिल्कुल सामने नीचे है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अक्सर लोग तो छोड़ गए थे, इलाका खाली कर गए थे, अब कुछ लोग वापस आए हैं।
जी बिल्कुल, मैं भी 8 माह से घर छोड़ कर चला गया था। मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाया करता था, तो मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाने देते थे, लेकिन मैं तभी गाड़ी चलाता था अपनी। तो अचानक एक दिन अपने घर चला गया, तो 8 माह के बाद मुझे फिर लगी गोली, सभी गोला टुकड़ा लग गया, लेकिन तभी मैं डरे नहीं है, मौजूद हैं, इधर ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं? अभी अपने घर में मौजूद हूँ, उस वक्त रहता हूँ। तो ज़ाहिर है रोज़गार तो मुतासिर होता है, जिस आपने कहा कि मुश्किल होता है सारा, लेकिन उसके बावजूद घर तो चलाना है। किस तरह से, कितना ज़्यादा लोगों का जो ज़रिया माश, ज़ाहिर उनका माश काफ़ी मुतासिर हुआ है, लोगों का जो मज़दूरी करते थे, किसी ने फसल उगाया है, किसी ने मवेशी रखे हुए थे, मवेशियों को भी हिट किया जाता है, किस तरह से गुजारा करते हैं? जी हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हमने गाड़ी नहीं चला सकते खुल कर, ना आगे पीछे जा सकते हैं। फायरिंग इंडिया में करता है, हमें गाड़ियों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, ना आगे पीछे जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल में। मुश्किल हालात हैं, लेकिन इन लोगों के हौसले बड़े बुलंद हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये बच्चे बड़े बहादुर हैं, बच्चों का भी कहना है कि ये डटे रहेंगे ऐसे ही, इसी तरह से ये झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। बटल गांव के एक और मुतासरा घर में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, विक्टिम हैं एक, जिन पे फायर किया गया भारतीय फ़ौज की तरफ से और शदीद ज़ख्मी हुए। इनकी एक आँख डैमेज हुई है। जो विक्टिम है मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील। अदील, बताइएगा क्या वाक़या हुआ, किस तरह से फायर आया, क्या कर रहे थे आप? हम लोग बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, तो बैठे हुए थे, तो इंडिया आर्मी ने जो है ना अचानक फायर किया हम पे। घर पे थे आप? जी बिल्कुल, सेन में बैठे हुए थे, तो इंडिया ने फायर किया और जो है ना मुझे गोली लगी है। गोली यहाँ से लगी है और यहाँ से बाहर निकली है, जिससे मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। फिर मुझे हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ पे हमारा आर्मी गए, फिर वहाँ से मुझे राला को रेफ़र किया उन्होंने। हमारी आर्मी उनकी पोस्टों को टारगेट करती है, वो सिविल आबादी को निशाना बनाते हैं, वो जो है ना सिविल आदमी को जो है ना ज़्यादा टारगेट करते हैं। जी सर। तो इस वाक़े के बाद जब आप ज़ख्मी हुए, अब भी ज़ाहिर है फ़ायर तो मुख्तलिफ आते हैं मुख्तलिफ औक़ात में, तो क्या आपकी क्या कैफियत होती है? कुछ नहीं, इंशाल्लाह हम उनका मुकाबला करते हैं डट के, तो हम तो अपनी आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। ये आपने सुनी गुफ्तगू अदील, ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरह के सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। सिर्फ इस पटल के इलाके में 100 से ज़ायद अफराद जो हैं सिर्फ पिछले 2 साल के दौरान भारतीय जारियत की वजह से, भारतीय फायरिंग की, भारतीय गोलाबारी की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और 38 के करीब अफराद जो हैं वो सिर्फ इस पटल और इसके गिरदोनवा के जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। और जिस तरह आपने बताया कि फायरिंग होती है और गोलाबारी होती है, और ये वो गोलाबारी के बाद जो मुख्तलिफ पीसेस होते हैं, स्प्लिंटर्स होते हैं, शर्पनर्स होते हैं जो जाके लोगों को हिट करते हैं। ये कुछ पीसेस हैं मेरे हाथ में, ये उठा रखे हैं, ये बिल्कुल चारों तरफ फैल जाते हैं और जिस तरफ जाते हैं तबाही फैलाते हुए जाते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हो जाती है, अगर कोई इंसान उसकी जद में आ जाए, कुछ शहीद हुए इसकी जद में आके, कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए, किसी की आँख ज़ाया हो गई, किसी की टांग ज़ाया हो गई। तो ये तो हमने कुछ विक्टिम से आपको मिलवाया। तो अब हम आपको, जिस तरह आपने बात की कि लोगों का ज़रिया माश है वो बुरी तरह से मुतासिर होता है, तो कुछ हम मार्केट में चलते हैं, कुछ ट्रेडर्स से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका कारोबार कितनी बुरी तरह से मुतासिर होता है भारत के इस रवैये की वजह से, भारत के जारहाना रवैये की वजह से, इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से जो वो सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाता है। बटल का ये बाज़ार है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां भी काफ़ी लोगों को टारगेट किया गया है। यहां पे जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो भी मुतअद्दिद मरतबा मुतासिर हुए हैं भारतीय फ़ौज की गोलाबारी और फायरिंग से। बिल्कुल सामने ऊपर जो ये पहाड़ी आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे ऊपर, इसके साथ ही पीछे इंडियन आर्मी की पोस्टें बनी हुई है, वहाँ से फायरिंग की जाती है तो सीधा इस मार्केट को हिट किया जाता है। यहाँ पे शहादतें भी हुई हैं, कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, इसलिए अब यहाँ पे लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों ने दुकानों के सामने दीवारें बना दी है। ये पत्थर की दीवार है जो कि इस मार्केट के सामने बनाई गई है। पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे इस बटल का जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा
भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से मुतासर हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ताजरों का, कारोबार का? हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमारा आदमी इधर शहीद हुआ है आदमी, इसलिए हमने दीवारें लगाई हुई हैं। जब फायरिंग होती है तो हमारा ज़ाहिर सारा सब कुछ नुकसान होता है, आदमी चले जाते हैं, फिर मुतासर होता है हमारा। और हमारी फ़ौज के जवाब देती है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब देती है। इंडिया की फ़ौज सिविलियन आबादी का ख्याल नहीं रखती है, लेकिन हमारी एक्यूरेट फायर करती है जो उनकी पोस्टों पे। तो हम इंशाल्लाह इस की बुखलाहट से डरने वाले नहीं हैं। वो हमें खौफ और राज फैला रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं। हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े और हम मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे आदमी शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, फिर भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। कारोबार कितना मुतासर हुआ? कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ज़्यादा जब शैलिंग होती है तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो लोग अपने घरों में महसूर हो जाते हैं, तो ज़्यादा कारोबार मुतासर होता है इससे। मज़ीद हम यहाँ पे ट्रेडर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। बताइएगा, कुछ दुकानें हम देख रहे हैं बंद भी हैं, एक दुकान कुछ खुली भी हैं। जिस तरह भाई बता रहे हैं कि काफ़ी नुकसान होता है जब दुकानें आपकी कई टाइम के लिए बंद हो जाती हैं। इधर की दुकानें हमारी, लेकिन कारोबार हमारा मुतासर है फायरिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर। और जब भी फायरिंग करते हैं सिविल आबादी पे करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कारोबार, ये देखें दुकानें बंद है, ये देखें निशान पहले लगी थी, गोलियां लगी हुई थी, तो बुरी तरह हमारा कारोबार मुतासर है। यहाँ पे अंदर एक आदमी शहीद हुआ है, इधर वहाँ से इंडिया का फायर है, यहाँ बंदा शहीद हो गया, इधर आकर पड़ा ज़मीन पे, फौरी दम निकल गया उसका। बस हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा जीना मरना यही है। हम इस मोदी की इस नापाक अज़ाम से हम भागने वाले नहीं हैं। हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े होने वाले हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी फ़ौज के साथ रहेंगे। और उसको जो भी हमारी ज़रूरत पड़ी, जानी माली जो भी, हम साथ हैं अपनी फ़ौज के। बिल्कुल जी, बड़े दिलेर लोग हैं, बड़ा अज़्म है, बड़ा हौसला है कि कुछ भी हो जाए, जिस तरह के हालात हो जाए, ये उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। और यकीनन जिस तरह हमने बात की कि कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ पे लोगों की बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और अलमिया इसे कहा जा सकता है कि सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जाता है, हिट किया जाता है भारतीय फोर्सेस की तरफ से। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक दुकानदार की यहाँ पे शहादत हुई। दुकानें कुछ देर के लिए बंद हो जाती हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाती हैं, नुकसान इनका होता है। कुछ आर्जी तौर पे नकल मकानी भी की जाती है, लेकिन कुछ अरेंजमेंट्स इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये दीवार हमने आपको दिखाई, इस तरह के कुछ अरेंजमेंट्स कि गोलाबारी अगर हो भी, फायरिंग हो भी, तो ये इसके पीछे, इसकी आड़ में पीछे बैठ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन पोस्टें थोड़ी बिल्कुल सामने ही हैं यहाँ से इन दुकानों के, इस मार्केट के। तो ये मार्केट बहुत बुरी तरह से हिट होती है भारतीय फायरिंग और गोलाबारी से। जिस वक्त हम डिप गांव में हैं, और ये जो डिप का इलाका है, ये बिल्कुल भारतीय फोर्सेस की जो पोस्टें हैं उनके बिल्कुल सामने नीचे है। बहुत ही कम फासला है यहाँ से, इंडियन आर्मी की पोस्टें बिल्कुल साथ ही पीछे हैं। इसलिए हमने गाड़ियाँ अपनी यहीं पे खड़ी कर दी हैं, और यहाँ से हम आगे पैदल जाएंगे, थोड़ा सा दरख्तों के आड़ लेते हुए, क्योंकि बिल्कुल सामने अक्सर सिविलियंस पे फायरिंग कर दी जाती है। तो हम अपना कैमरा भी, इवन हम इतनी हमें करना पड़ रहा है कि कैमरा भी हमें अपने बैग में थोड़ा हम छुपा के लेके जाएंगे, क्योंकि अनयूजुअल एक्टिविटी जो भी होती है उसे मुसलसल इंडियन आर्मी मॉनिटर कर रही होती है। तो हमें थोड़ा सा ज़रा टुकड़ों में बट के एक एक दो दो करके यहाँ से हम आगे जाएंगे, और जाके कुछ विक्टिम्स के साथ बात करेंगे जो इस इलाके में हैं, जो फायरिंग का निशाना बने, जो गोलाबारी का निशाना बने। तो आइए चलते हैं, आपको विक्टिम्स के पास लेके चलते हैं। ये एक दीवार है, इस तरह की हर घर में आपको हर दीवार पे इस तरह के मनाज़िर देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं बटल के डिप गांव में मौजूद हूं, और ये गांव बिल्कुल ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वाक़े है। यहाँ से बिल्कुल चंद सौ गज़ के फासले पे भारतीय फ़ौज की पोस्टें मौजूद हैं, और ये गांव पूरा जो है डिप गांव, ये भारतीय फ़ौज की जद में होता है, उनकी फायरिंग की, गोलाबारी की। और यहीं पे थोड़ा सा पीछे ही स्कूल वैन को निशाना बनाया गया था गुज़िश्ता साल, जिसमें ड्राइवर जो था वो शहीद हो गया था, जबकि जो बच्चे और बच्चियां उस गाड़ी में सवार थे स्कूल वैन में, वो ज़ख्मी हुए थे उस हादसे की वजह से। उस हादसे के दौरान सर्वाइवर जो बच्चियां थीं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उस वक्त क्या कैफियत थी, क्या उस वक्त सूरत हाल थी,
हम लोग कॉलेज से आ रहे थे ना, तो आगे जो उधर फ्रंट पे जगह थी, जैसे ही वहाँ से गाड़ी हमारी सामने हुई तो फिर उन्होंने फाइट किया तो सरफराज भाई को लग गई गोली। जो ड्राइवर थे? जी। पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो बाद में हमें पता लगा तो हम लोग आगे गए तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था उन्हें, बस के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये फायरिंग तो यहाँ पे अमूमन वैसे जारी रहती है आबादी के ऊपर, तो ज़रा मुश्किल यहाँ पे ज़िंदगी होती होगी आप लोगों की, आना जाना भी मुश्किल होता है, घर के अंदर भी परेशानी रहती होगी क्योंकि बिल्कुल सामने इंडियन आर्मी की पोस्टें। जी हाँ, बहुत मुश्किल होती है। आप बताइएगा क्या कहेंगी इस सारे वाक़े पे? एक ज़रा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन खुशकिस्मती से आप लोग सारे बच गए थे जो गाड़ी में सवार थे, लेकिन अफसोसनाक था कि जो ड्राइवर थे सरफराज, उनकी शहादत हो गई। हमें बहुत अफसोस हुआ, हमने भी बहुत कोशिश की, वहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद हो गए लेकिन फिर भी हम उन्हें बचा नहीं सके। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह उन्हें जन्नत में फिरदौस मकाम अता फरमाए। कोई पैगाम देना चाहेंगी आलमी बरादरी को, इंडिया को? हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग भी उनको कहें, तो हम भी उन्हें कहते हैं कि बस समझ रखें। हम लोगों को इतनी परेशानी होती है यहाँ पे, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद हम लोग कैसे कॉलेज में गए, कैसे पेपर दिए, वो हमें ही पता है। लेकिन ज़ाहिर है आप पीछे हटने वाले तो यहाँ के लोग भी नहीं हैं। मेरी जिस बंदे से बात हुई है, सब लोग बड़ी बहादुरी का, हर कोई अपनी अपनी जगह पर बहादुरी की, अज़्म हिम्मत की मिसाल बना हुआ है कि वो करें कि जिस तरह के हालात भी हों, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे इंडिया कुछ भी कर लें। चाहती हूँ कि बस अमन हो जाए और लोग खुशहाल अपने घरों में ज़िंदगी बसर करें। बिल्कुल जी, ये लोग अमन चाहते हैं और इनका मैसेज आलमी बरादरी से यही है कि भारत पे दबाव बढ़ाया जाए ताकि जो सिविलियन पॉपुलेशन को, आम शहरियों को भारत की तरफ से बार बार निशाना बनाया जाता है, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। बड़े अरसे से इन लोगों ने ये मुश्किलात सही हैं, ये एक टफ़ सिचुएशन सही है, और ये जो डिप का इलाका है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बिल्कुल ये इंडियन आर्मी की पोस्ट है, यहाँ से बिल्कुल सामने। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ऊपर दरख्तों में अगर आप देखें तो ये इंडियन आर्मी की पोस्टें यहाँ पे बनी हुई हैं, और बराह रास्त इन पोस्टों से नीचे आबादी पे फायर किया जाता है और बिला इश्तियाल फायर होता है। ये आबादी जो पूरी है, ये डिप का जो इलाका है, ये बराह रास्त भारतीय फ़ौज की फायरिंग और गोलाबारी की जद में रहता है, लेकिन जहाँ के लोग बड़ी हिम्मत वाले हैं, बड़े बहादुर लोग हैं कि ये उस फायरिंग से, गोलाबारी से डरने वाले नहीं। कई वाक़यात हो चुके हैं, हर दूसरे तीसरे घर में कोई हमें विक्टिम मिलता है, कोई मुतासरा शख्स मिलता है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे गोलाबारी ना होती हो, जो जद में ना आया हो, लेकिन इन लोगों की हिम्मत, इनका अज़्म जवां है। बटल सेक्टर के जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जाएं, दिल दहला देने वाले वाक़यात सामने आते हैं। इस वक्त मैं डिप गांव के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बदनसीब माँ मौजूद हैं जिनकी बच्ची को टारगेट किया गया। इसी घर में भारतीय फ़ौज की जानिब से फायर किया गया, स्ट्रेट फायर किया गया एक बच्ची पे, मासूम बच्ची थी जिसकी शहादत होगी इस फायरिंग के नतीजे में। उस बच्ची की वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस तरह वाक़या पेश आया फायरिंग दा? बच्ची कितने सी, किस तरह फायर होया? बच्ची वज़ू करनी सी सुबह 6 बजे के। कितने सामने ही किधर? जी सामने सीढ़ियाँ पे जी। तो फिर किस तरह होया? फिर बस बच्ची एक टट्ठी था, बस उसने अबू से था, मैंने रोला पाया, फिर उन्होंने चाहिए तो बटा नहीं खड़ी था बस। शहीद हो गई बच्ची? जी शहीद हो गई। कितनी उम्र थी बच्ची? 13 साल। 13 साल। स्कूल पढ़ती थी? जी 7वीं पढ़ी। 7वीं पढ़ती जी। आप भाई बताइएगा, आपने ये इनामात वगैरह रखे हुए, साथ तस्वीर भी? जी, ये बहुत होनहार थी, 7 क्लास में पढ़ती थी ये, ठीक है, और बहुत ही लायक थी, फर्स्ट पोजीशन लेती थी ये। तो सुबह का वक्त था, ये वज़ू कर रही थी, वज़ू के दौरान बस भारतीय फ़ौज ने जो है ना इसको टारगेट बनाया, और इधर से हम पाक आर्मी के जो है बटालियन में ले गए इसको, ठीक है, और उधर से हम फिर रावलाकोट ले गए, तो उधर जाके तो ये शहीद हुई है। फिर फायरिंग जो है ना दूसरे तीसरे दिन हम वापस आए जब, तो इधर जो है ना भारतीय फ़ौज ने जो है ना उसकी तदफीन करने नहीं दी हमें, ठीक है। उस वक्त भी ये फायर करते थे, लेकिन पाक आर्मी के जो नौजवान हैं ना, इन्होंने बहुत ही भरपूर साथ दिया हमारा, और फायरिंग का जवाब देते रहे, और इस तरह हमें बहुत अफसोस है। ये देखें हमारी जो है ना कितना नुकसान किया है इन्होंने,
ठीक है। बिल्कुल, एक तो जानी नुकसान जिस तरह आपने बताया कि वो तो हुआ है, साथ ही साथ माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। माल मवेशी हैं, उन्हें बराह रास्त उन पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं, उन्हें मार दिया जाता है, हलाक कर दिया जाता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है। आप इनके घर देखिए, ये गेट है, ये गोलियाँ लगी हैं, ये सामने ये इन्होंने रिपेयर किया हुआ है, ये सामने ये देखिए, ये निशानात गोलियों के मौजूद हैं। इस तरह से दीवार के ऊपर भी निशानात मौजूद हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो सकते, अपने आप को सामने नहीं कर सकते, चूँकि बिल्कुल इंडियन पोस्टें यहाँ से बिल्कुल सामने हैं, तो थोड़ी सी एहतियात के साथ हमें भी यहाँ से ये सारे वाक़यात रिपोर्ट करना पड़ रहे हैं। और ये वो मनाज़िर हैं, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हम न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आप तक पहुँचा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल से। मैं थोड़ा सा ज़रा इन झाड़ियों की आड़ लेके आपको थोड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल और भारतीय फ़ौज की पोस्टें दिखाना चाहूँगा, यहाँ से इस आबादी को हिट किया जाता है। बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, ये भारतीय फ़ौज की पोस्टें हैं। और यही वो पोस्ट है जहाँ से इस 13 साला बच्ची को बराह रास्त फायर करके शहीद कर दिया गया, और उसके बाद इस आबादी पे मुसलसल फायर होता है। और बिल्कुल इसके साथ ऊपर भी यहाँ मज़ीद पोस्टें भी हैं जहाँ से गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन इस आबादी को निशाना बनाया जाता है। तो हम यहाँ से जिस तरह हमने मुख्तलिफ़ लोगों की गुफ्तगू सुनवाई कि किस मुश्किल में ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से भारतीय फ़ौज की तरफ से बर्बरियत का यह सिलसिला जारी है। एक तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारतीय फ़ौज के मज़ालिम हैं उनका सिलसिला तेज़ी से जारी है। बहुत ज़्यादा मज़ालिम भारत ने बढ़ा दिए हैं। रोज़ाना मकबूजा कश्मीर से शहादतों की ख़बरें आ रही हैं, और फोकस को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर भी इंडिया ने फायरिंग बढ़ा दी है। लोगों पे ज़्यादा सिविलियंस को टारगेट किया जाता है ताकि तवज्जो हटाई जा सके उन मज़ालिम से जो कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में जारी रखे हुए हैं। और आगे इंतखाबात भी भारत में करीब हैं, 2019 के आम इंतखाबात, और इस वजह से भी चूँकि भारत में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा बदकिस्मती है कि पसंद किया जाता है। इसलिए अब जो भारत की मौजूदा हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसने ये सिलसिला मज़ीद तेज़ किया है। रिसेंटली जो हमने जो इंकशाफात भी भारत से सामने आए हैं, ख़ुद भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसके रहनुमाओं ने भांडा फोड़ दिया है नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान मुखालफ, मुसलमान मुखालफ जो उनकी पॉलिसी है, मुस्लिम एंटी मुस्लिम पॉलिसी, जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने यह इंकशाफ किया, भांडा फोड़ दिया कि मुसलमानों को तकसीम करना, हिंदुओं को यकजा करना, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज़रा जो एक्टिविटी है, फायरिंग का सिलसिला, उसे तेज़ करना, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कोई ड्रामा भी इंडिया कर सकता है। तो इस तरह की पॉलिसी इंडिया में पाई जाती है कि बेगुनाह लोगों को टारगेट किया जाए, सिविलियंस को टारगेट किया जाए। तो यहाँ पे लोगों की जो मिजरीज़ हैं, बताने का मकसद यही था कि यहाँ पे इन लोगों के साथ इंडिया ने किस तरह का जुल्म रवा रखा हुआ है, आम शहरियों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये लोग बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत दिलेर लोग हैं। भारत की फायरिंग, जुल्म और बर्बरियत के सामने इनका अज़्म, हिम्मत और इनका हौसला जो है वो कम नहीं हो सका। उसे भारतीय जुल्म और बर्बरियत शिकस्त नहीं दे सकी। लाइन ऑफ कंट्रोल से समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।